की तरफ भागा। मुझे लगता है हमने जगह ढूंढ ली है। ये सुनते ही सीमा का चेहरा बदल गया। समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश थी या डरी हुई। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को कसकर पकड़ रखा था और मेरे साथ चल पड़ी। जब मैं गाड़ी से सामान निकाल रहा था तब मेरी नजर फिर उस पुरानी चाबुक पर गई। एक अजीब बात थी, मैंने उसे सीट पर गोल लपेट कर रखा था, लेकिन इस समय वह पूरी तरह सीधी पड़ी थी। उसका सिरा खिड़की के बाहर उसी दिशा में इशारा कर रहा था जहाँ वह कब्र थी। मैंने बिना कुछ कहे उसे भी उठा लिया। कब्र बाहर से देखने में तो सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके पीछे मिट्टी का टीला नहीं था। वहाँ एक बड़ी पत्थर की पटिया जमीन पर जड़ी हुई थी। शायद समय के साथ उसका एक कोना टूट गया था। उस दरार से नीचे एक काला अंधेरा गड्ढा दिखाई दे रहा था। मैंने लोहे की रॉड पत्थर के नीचे फंसाई। दोपहर की तेज धूप सीधे ऊपर से पड़ रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार वह पत्थर खिसक गया। सीमा ने तुरंत अपनी बेटी की आंखें ढक ली, लेकिन अगले ही पल उनके मुंह से चीख निकल गई। मैंने पत्थर पूरी तरह हटाया और नीचे झांका। जो दृश्य मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गड्ढे में कोई कंकाल नहीं था, कोई सड़ा हुआ शव नहीं था। वहाँ सिर्फ अनगिनत जड़ें थी। मोटी मोटी जड़ें एक दूसरे में उलझी हुई थी। उन्होंने नीचे रखे लाल रंग के पुराने ताबूत को तोड़ दिया था और जहाँ किसी इंसान का शव होना चाहिए था वहाँ वे जड़ें मिलकर एक इंसानी आकार बना चुकी थी। सिर, गर्दन, धड़, हाथ, पैर, सब कुछ, बस चेहरा अभी भी अधूरा था। मैंने बिना देर किए पेट्रोल का कैन उठाया और उस पूरे ढांचे पर उड़ेल दिया। मेरे मन में सिर्फ एक बात थी, चाहे जो भी हो, आग सब खत्म कर देगी। मैंने जेब से लाइटर निकाला, लेकिन उससे पहले कि मैं आग लगाता, सुहानी अचानक जोर से चीख उठी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मैं चौंक गया। मेरे हाथ से लाइटर छूटकर सीधे गड्ढे में गिर गया। सुहानी! सीमा दौड़कर उसे पकड़ने लगी, लेकिन सुहानी जैसे अपना होश खो चुकी थी। वह पागलों की तरह हाथ पैर मारते हुए मेरी तरफ झपटने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। तभी मैंने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई थी। सिर्फ सफेदी दिखाई दे रही थी। मैं चिल्लाया, उसे कसकर पकड़िए। इतना कहकर मैंने माँ बेटी दोनों को पीछे धकेला और बिना सोचे समझे उस खुले गड्ढे में कूद गया। उसी पल चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, जैसे अचानक कोई बवंडर उठ गया हो। कब्र के पास खड़े सारे पेड़ बुरी तरह हिलने लगे। उनकी शाखाएं ऐसे लहरा रही थीं जैसे उनमें जान आ गई हो। कुछ शाखाएं सीधे मेरी तरफ झपट पड़ी। मैंने कमर से वह पुरानी चाबुक निकाली और पूरी ताकत से उसे घुमाया। छटाक! हवा में एक तेज आवाज गूंजी। अजीब बात यह थी कि शाखाएं जैसे डर गई हों। वे अचानक पीछे हट गईं। मौका देखकर मैं ताबूत के अंदर झुक गया। मुझे अपना लाइटर ढूंढना था, लेकिन जब मेरा हाथ उस जड़ों से बने शरीर को छू गया तो मैं सिहर उठा। दूर से वे जड़ें लग रही थीं, लेकिन छूने पर वे नरम थीं, बिल्कुल किसी जीवित शरीर की तरह। उनके भीतर नसों जैसी धड़कती हुई रेखाएं महसूस हो रही थी। तभी मुझे लाइटर दिखाई दिया। वह दो जड़ों के बीच फंसा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाया और उसी क्षण वे जड़ें अचानक जीवित होकर हरकत करने लगी। उन्होंने मेरी कलाई जकड़ ली और पूरी ताकत से मुझे नीचे खींचने लगी। ऊपर से सीमा की चीख सुनाई दी। सुहानी लगातार रो रही थी। उधर पेड़ों की शाखाएं फिर मेरी तरफ टूट पड़ी। सैकड़ों नुकीले सिरे सीधे मेरे शरीर को निशाना बना रहे थे। मुझे समझ आ गया था, अब फैसला अगले कुछ सेकंड में होने वाला था। या तो मैं बचूंगा या फिर यहीं खत्म हो जाऊंगा। मैंने दांत भींच लिए और पूरी ताकत से उन जड़ों से बने शरीर को पकड़ लिया, फिर जोर लगाकर उसे अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल वह पूरा आकार हिलने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत पुरानी, बहुत भयानक चीज को उसकी कब्र से बाहर खींच रहा हूँ। जब मैंने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी जड़ को नहीं बल्कि एक इंसान को बाहर निकाल रहा हूँ। उसी पल मेरे आसपास का पूरा दृश्य बदल गया। उजड़ा हुआ कब्रिस्तान गायब हो गया। उसकी जगह एक पुरानी हवेली जैसा बड़ा आंगन दिखाई देने लगा। चारों तरफ अनगिनत लोग खड़े थे। मेरे सामने खड़ा आदमी लाल रंग के दूल्हे वाले कपड़े पहने हुए था। फिर मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक अजीब दृश्य उभरने लगे। मैंने देखा कि कई लड़कियों को जिंदा गड्ढों में दबाया जा रहा है। वे चीख रही थीं, छटपटा रही थीं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। उनके शरीर मिट्टी में दबा दिए जाते, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती। कुछ समय बाद वहीं से अजीब तरह के पेड़ उग आते। उन पेड़ों की जड़ों के सामने लोग घुटनों के बल बैठकर पूजा करते। फिर मैंने देखा कि एक मोटे से नवजात बच्चे को लोगों ने सिर के ऊपर उठा रखा है। उनके चेहरों पर श्रद्धा नहीं बल्कि लालच और स्वार्थ दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद उन सब की आंखें खाली हो गईं, चेहरे भावहीन हो गए। फिर वे सब एक साथ मेरी तरफ मुड़े। उनकी ठंडी निगाहें और कान फाड़ देने वाली हंसी सुनकर मेरी चेतना वापस लौट आई। मैंने साफ महसूस किया कि वह चीज मुझ पर टूट पड़ना चाहती थी। मेरे भीतर भी एक अजीब गुस्सा भर गया। मैंने हाथ में पकड़ी पुरानी चाबुक को कसकर थाम लिया। उसका एक हिस्सा खोलकर उसमें लगा लकड़ी का टुकड़ा आगे कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वह सच में काम करेगा या नहीं, लेकिन उस समय मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने उस अजीब शरीर को पकड़कर पूरी ताकत से वार कर दिया। मेरी उम्मीद के विपरीत वह चाबुक उस समय लोहे जैसी कठोर हो गई, सीधे उस शरीर के आर पार चली गई। जो जड़ें मेरे कपड़ों को चीरने ही वाली थीं, वे अचानक पीछे हट गईं। मुझे लगा जैसे किसी ने दर्द से चीख मारी हो। अगले ही पल वह अजीब दृश्य टूटने लगा। हवा में गूंजती आवाजें गायब हो गईं। चारों तरफ फिर वही कब्रिस्तान दिखाई देने लगा। मैंने झट से गड्ढे में पड़ा लाइटर उठा लिया, आग जलाई और तुरंत बाहर छलांग लगा दी। सीमा और सुहानी दोनों जमीन पर गिरी हुई थी। सीमा के हाथों और चेहरे पर खरोंचों से खून निकल रहा था, लेकिन आखिरी क्षण तक उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा नहीं था। आग करीब आधे घंटे तक जलती रही। गड्ढे के अंदर जो भी था वह सचमुच आग से डरता था। जब आग बुझी तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, बस राख का एक ढेर रह गया था। राख कुरेदते हुए मुझे एक लोहे का छोटा डिब्बा मिला। मैंने उसे खोला। अंदर सुहानी की एक तस्वीर रखी थी। उसकी जन्म तिथि और जन्म का विवरण लिखा हुआ था। साथ ही लाल धागे से बंधे बालों का एक गुच्छा भी था। उस समय तक सुहानी बेहोश हो चुकी थी। सीमा ने जैसे ही उन बालों को देखा उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, ये सुहानी के अभी के बाल नहीं है। मुझे यह लाल धागा याद है। ये उसके जन्म के समय काटे गए पहले बाल हैं। मैं समझ गया कि ऐसी चीज किसी अजनबी के हाथ
रात नहीं लग सकती। इसे घर के किसी करीबी व्यक्ति ने ही वहाँ पहुँचाया होगा। सीमा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया और मैंने भी आगे कोई सवाल नहीं पूछा। जहाँ तक उस ताबूत वाली चीज का सवाल था, मुझे अचानक ट्रक चलाने के दिनों की एक पुरानी बात याद आई। किसी बुजुर्ग ने बताया था कि इस इलाके के कुछ लोग संतान की चाह में पेड़ों की जड़ों से जुड़े अजीब टोटके किया करते थे। मैं नहीं जानता वह बात सच थी या नहीं, लेकिन उस कब्र और उन जड़ों को देखकर मेरे शरीर में बार बार सिहरन दौड़ रही थी। वहां से निकलते समय मैंने कब्र को दोबारा बंद भी नहीं किया। पत्थर की पट्टियां एक तरफ ही पड़ी रहने दी और सारी राख को धूप में खुला छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग वापस लौट आए। रास्ते में सुहानी एक बार थोड़ी देर के लिए जागी। उसने कुछ शब्द बोले और फिर दोबारा सो गई, लेकिन इस बार उसकी नींद अलग थी। वह गहरी और शांत नींद थी। उस पर अब किसी डरावने सपने का असर नहीं दिख रहा था। मैंने माँ बेटी दोनों को उनके घर तक छोड़ा। हमारी बात के अनुसार सीमा को मुझे 50,000 रुपए देने थे, लेकिन जब मैंने उनके घर की हालत देखी तो मेरा मन बदल गया। मुझे पता चला कि उनका अपने पति से तलाक का मुकदमा चल रहा था। घर की सारी जमा पूंजी बेटी के इलाज में खर्च हो चुकी थी। जो 50,000 रुपए मुझे देने थे वे भी उन्होंने लोगों से उधार लेकर जुटाए थे। आखिर में मैंने सिर्फ 1,000 रुपए लिए। उसे मैंने आने जाने का खर्च मान लिया। हमने तय किया कि जब सीमा अपना मुकदमा जीतकर अपनी संपत्ति वापस पा लेंगी तब बाकी पैसे दे देंगी। आखिर मुझे भी पैसों की जरूरत थी। इस काम से कोई खास कमाई नहीं हुई, लेकिन उसी 1,000 रुपए से मैंने अपने दोनों बच्चों और सास के लिए काफी सारा खाने पीने का सामान खरीद लिया। रात को खाना खाने के बाद मेरी सास धीरे से मेरे पास आई, फिर बोली,